के 75 है आपके, राइट, 80 है आपके, एक बच्चे के 90 भी है, ठीक है। अब आप सबको बेटा एक ही टारगेट की तरफ जाना है, 100%, ठीक है। जब आप मेरे से अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो मुझे तुम लोगों में ना डिफरेंस करना मतलब बड़ा मुश्किल है कि वो 75 है, 80 है, 90 है। मेरे लिए सारे तुम बराबर नजर आ रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं अकाउंट्स में और 10th क्लास तक का अपना जो लेवल था उसको चेंज करके अपनी क्लास में बेटा टॉपर बनना है, तो आपको डे 1 से बनना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स हम मेहनत करें पॉसिबल नहीं है। डे 1 से अपना टारगेट रखोगे बेटा कि 100 में से 100 आने चाहिए, किसी भी कीमत पे एक भी नंबर हमारा कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन हमारा यूटी होगा 20 मार्क्स का तो उसमें से 20 के 20 नंबर चाहिए हमें। 20 में से 19 नंबर भी आएंगे तो हमें दुख होगा, ठीक है। तो ये अपना टारगेट लेके आप आगे बढ़ो बेटा। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग 100 में से 100 मार्क्स लेके आओ। निकालो, फर्स्ट चैप्टर में हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था। कितने स्टेप थे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में 7 स्टेप थे। पहला क्या था? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस या बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व हो, राइट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सेकंड, मेजरमेंट इन मनी। थर्ड इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या था? रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल एंट्री करना। रिकॉर्डिंग के बाद था बेटा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब लेजर अकाउंट बनाना। उसके बाद क्या था क्लासिफाइंग के बाद? समराइजिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। उसके बाद एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग, और लास्ट में क्या था? कम्युनिकेटिंग। देयर आर टोटल 7 स्टेप्स। उसके बाद क्या था? ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंट्स क्यों किए जाते हैं, अकाउंटिंग क्यों की जाती है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दूसरा था डिटरमाइनिंग द, तीसरा था डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। फोर्थ क्या था? फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। पांचवा क्या था? यूजर्स। और लास्ट एक और होगा, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। यही थे बेटे। आपके पास बुक नहीं है बेटा, आप उनके साथ बैठ जाओ, किसी के साथ देख लो बेटे कैसे होगा। आप बेटा पीछे से उठ के इनके साथ बैठ जाओ आके। हाँ इधर आ जाओ, उधर तो गैप ज्यादा है ना बेटा, इधर आप इनके साथ बैठ जाओ, बीच में चेयर खाली है एक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? उसके बाद क्या टॉपिक था? नहीं, एडवांटेजेस थे या फंक्शंस थे? फंक्शंस, यानी अकाउंटिंग क्या काम करती है। पहला अकाउंट क्या है अकाउंट्स का? सिस्टेमेटिक अकाउंट्स मेंटेन करना। दूसरा क्या था फंक्शन? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स मतलब वही था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जर्नल फाइनल अकाउंट्स में नहीं आता। फाइनल अकाउंट्स में बेटा मेनली 2 ही चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तीसरा क्या था फंक्शन? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको इनकम टैक्स देना है तो किसके बेस पे दोगे? प्रॉफिट के बेस पे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अकाउंटिंग से। नेक्स्ट स्टेप क्या था? कम्युनिकेशन, मतलब जो भी हमारा रिजल्ट निकला है हम अपने यूजर्स तक उस चीज को पहुंचाएं। उसके बाद क्या था? मैनेजमेंट की हेल्प होती है। किस में हेल्प होती है? असिस्टेंट किस में होती है? डिसीजन मेकिंग में, राइट। मैनेजमेंट की हेल्प बेटा डिसीजन मेकिंग में होती है। अगर मुझे डिसीजंस लेना है कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं या ना करूं, इट इज डिपेंड ऑन आवर रिजल्ट। नेक्स्ट क्या था? एडवांटेजेस। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या था? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में अकाउंटिंग से ही पता लगता है बेटा। अगर आपको अकाउंटिंग ना करनी आती हो तो आप कैसे पता करोगे आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया? और एडवांटेज क्या था? रिप्लेसेस मेमोरी, असिस्टेंस। वो तो अगेन रिपीट हो गया, फंक्शंस में भी था। आगे राइट, हम कितनी चीजें याद रखेंगे पूरे साल की? इतनी सारी चीजें याद रहना बड़ा मुश्किल है। बेटर है कि हम क्या कर लें? अकाउंटिंग कर लें। उसके बाद क्या? फैसिलिटेटेड
कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मैंने आपको बताया था, हम तो कंपैरेटिव नहीं करेंगे, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो 1 साल का ही बनाएंगे, बट प्रैक्टिकली जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या बनाती हैं बेटा, कंपैरेटिव। अगर सेल लिखेंगे तो दोनों साल के लिखेंगे, करंट ईयर की भी, प्रीवियस ईयर की भी। अगर सैलरी का खर्चा डाला जाएगा तो दोनों साल का, करंट ईयर का भी, और यानी दोनों को कंपेयर करके दिखाया जाएगा। तो कंपैरिजन करना आसान होता है अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो। नेक्स्ट, ये एडवांटेज है एक तरह से, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अगर आपको बेटा आपका प्रॉफिट नहीं पता तो टैक्स कैसे पे करोगे, है ना? तो ये भी एक एडवांटेज है अकाउंटिंग का, हम अपने टैक्सेस को पे कर पाते हैं। ये एडवांटेजेस हैं बेटा, इसमें से कोई भी 5 या 6 एडवांटेजेस याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप मार्क भी कर सकते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव्स के बाद ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है, राइट? 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, कितनी लिमिटेशंस है? 5। ये पांचों के 5 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। पहला है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। क्यों नहीं है फुल्ली एग्जैक्ट बेटा अकाउंटिंग? अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट क्यों नहीं है? आप एक चीज समझो बेटा, मैंने आपको बोला था कि भी फर्नीचर आपने खरीदा 1 लाख रुपए का और से ये 10 इयर्स तक चलेगा, फॉर एन एग्जाम्पल 10 साल तक ये चलेगा, तो 1 लाख को 10 से डिवाइड करो, कितना हुआ? 1000 नहीं, 10,000। तो एवरी ईयर कितना बेनिफिट लोगे आप? 10,000। तो हर साल कितना खर्चा मानोगे आप डेप्रिसिएशन का? 10,000। तो इसके हिसाब से हर साल 10,000 का खर्चा डालोगे। क्या जरूरी है हर साल 10 ही कम होगी इसकी वैल्यू? जरूरी तो नहीं है। दिस इज ओनली एस्टिमेट। ये क्या है? ओनली एस्टिमेशन है बेटा। हम अकाउंट्स में ना एस्टिमेशंस यूज करते हैं। एस्टिमेशंस मतलब कुछ चीजें हैं जो हमें एग्जैक्टली नहीं पता होती, बट अकाउंट्स बनाने हैं, फेयर वैल्यू निकालनी है, तो बेटा एस्टिमेट यूज करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। ये चेयर पहली साल कितनी यूज होगी, दूसरी साल कितनी यूज होगी, क्या फाइंड आउट किया जा सकता है क्या? नेवर। तो इसके लिए बेटा डेप्रिसिएशन बनाया गया, और डेप्रिसिएशन के रेट्स होते हैं। डेप्रिसिएशन के क्या होते हैं बेटा? रेट्स। आपको किस रेट्स का मतलब? फर्नीचर के ऊपर 10% लगता है डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, 10%। मशीन के ऊपर 15% लगता है बेटा डेप्रिसिएशन, एवरी ईयर 15% वैल्यू कम होगी। कंप्यूटर्स के ऊपर 60% लगता है, एवरी ईयर 60% वैल्यू कम होगी। समझ रहे हो? बिल्डिंग होती है, कमर्शियल बिल्डिंग है 10% लगता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है 5% लगता है बेटा। तो अलग अलग रेट्स हैं डेप्रिसिएशन के। तो इसका मतलब वो सारे के सारे क्या हैं? एस्टिमेट्स। अब अगर आप अकाउंट्स में बेटा एस्टिमेट लगा रहे हो तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग कभी भी एग्जैक्ट हो ही नहीं सकती, फुल्ली एक्सेप्टेबल लेवल तक होती है। अगर मैं आपको कहता हूं बेटा आपके बिजनेस का प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए मोर और लेस सही है वैल्यू, बट पूरा एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकता। आगे एक 3rd चैप्टर आएगा, उसके अंदर मैं आपको बोलता हुआ सुनाई दूंगा बेटा, अगर आपको लगता है फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है, एक प्रिंसिपल है बेटा, प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल में आपको क्या सिखाया जाएगा कि अगर आपको लगता है फ्यूचर में आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है, मान लो मुझे लगता है फ्यूचर में मेरा पैसा रिकवरेबल नहीं है, तो उस लॉस को मैं आज ही मान सकता हूं, बेशक से आज मेरा पैसा वो डूबा नहीं है, ओनली डाउट है। अगर आपको लगता है आपके डेटर से 10% पैसा हो सकता है ना आए, डूबा तो नहीं है, अभी डाउट है आप लोगों को, आपने 1 करोड़ रुपए की सेल करी उधार पे और आपको लगता है 10% हो सकता है 10 लाख रुपए रिकवरेबल ना हो फ्यूचर में, तो बताओ इसको डूबा हुआ पैसा कहेंगे या ओनली डाउट है? डाउट है ना। इस डाउट के बेस पे आप इस साल इसको अपना लॉस मान लो। ये अकाउंटिंग हमें अलाउ करती है। तो बताओ बेटा ये एस्टिमेट है या नहीं है? ये तो एस्टिमेट है, लॉस तो नहीं है ना। इसलिए ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग बिल्कुल 100% सच हो पॉसिबल नहीं है। ये माना गया बेटा कि कंप्यूटर की वैल्यू ज्यादा कम होती है। अब कुछ बच्चे पता है क्या मान लेते हैं मन में अंदर, सर 60% का मतलब हो गया कि पहली साल 60% वैल्यू कम, दूसरी साल में 60% वैल्यू कम, ये तो 20% माइनस में चला जाएगा। क्या इसका मतलब कंप्यूटर 2 ही साल चलता है? सर कंप्यूटर तो 5-6 साल चलता है, कम से कम 5 to 7 ईयर्स तो चलता ही होगा ना कंप्यूटर।
चलाने को आप 15 साल चला लो बेटा, 15 साल, लेकिन चलता नहीं है प्रॉपर तरीके से, चलता वो 5 to 7 ईयर्स तक ही है। जो 60% सोच के रखी गई ना वैल्यू बेटा, वो कुछ सोच के रखी गई है, उसके मेथड्स होते हैं कि आप SLM मेथड लगा रहे हो या WDV लगा रहे हो। WDV में 60 करते करते आपकी 5 या 6 साल निकाल देंगे वो। जब हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर करेंगे तो वहां पे आएगा ये पॉइंट। क्लियर? सॉरी, नहीं, बिल्डिंग की वैल्यू कभी नहीं बढ़ती बेटा, लैंड की वैल्यू बढ़ती है। अगर इस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या आपको लगता है इन दीवारों की वैल्यू बढ़ रही होगी? बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती, ये बिल्डिंग जिसके ऊपर बनी है लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर आपके पास ओनली लैंड है, प्लॉट है, उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना रखी, उसमें डेप्रिसिएशन लगाना अलाउड ही नहीं है बेटे। डेप्रिसिएशन कोई भी कंपनी नहीं लगा सकती लैंड के ऊपर, क्योंकि लैंड की वैल्यू कभी नहीं कम होती, बट बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है। आप आज एक घर बना लो, 10 साल के बाद उसी रेट में बेच के दिखा दो, अगर लैंड की वैल्यू सेम रहे तो। अगर बढ़ती भी है ना तो लैंड की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, आपके घर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। घर तो धीरे धीरे खंडर हो जाता है ना बेटा, 50 साल में, अगर 20 साल भी अगर आप घर को यूज कर लोगे तो आपकी जो चौखट होती है उसमें डिमक लग जाती है, वैल्यू तो कम होती है। क्लियर? तो पहला क्या था, दोबारा बोलो क्या थी लिमिटेशन पहली? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। पढ़ो एक बार अपनी बुक से, पढ़ो क्या लिखा है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट में। हाँ, ये उनके इसके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर मान के चलो अगर वो हमारी ट्रांजैक्शन में ही नहीं है तो फिर एग्जैक्ट नहीं होगी। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने ये 2-3 एग्जांपल दिए, एक डेप्रिसिएशन का दिया है आपको, एक डेटर्स से पैसा रिकवरेबल नहीं है तो वो दिया है, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। कहीं जगह मतलब कभी कभी ऐसे केसेस आएंगे जहां पे अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट आएगी। अकाउंटिंग मतलब सारे स्टेप्स, अगर 10% में डाउट है तो 90% ठीक भी होते हैं, बट अगर 10% में डाउट है तो मैं फुल्ली एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता ना। अगर आपके 100 में से 99 नंबर आ गए तब भी मैं कहूंगा तो यही ना कि पूरे नंबर नहीं आए। आप कहोगे सर ये तो एक ही नंबर कटा है, पूरे ही तो है, नहीं, पूरे नहीं है, इसीलिए वहां पे लिखा गया इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। 100 का 100 ठीक नहीं है, 99 ठीक हो सकता है। ठीक है, ये एक लिमिटेशन है बेटा। इसलिए दूसरी लिमिटेशन क्या है? हाँ जी, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशंस। देखो क्या लिखा है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशंस में, करवाया मैंने आपको ये पॉइंट, क्या लिखा है इसमें? नहीं, इस पे ये लिखा हुआ ना फिक्स एसेट्स को आप कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हो, है ना, कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हो। एक बार दिखाना बेटे। नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो और कॉस्ट वैल्यू पे दिखाते हो, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाते, यही तो है ना। हाँ बेटा, एक बात बताओ, पकड़ना, आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया बेटा 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है, और आपने बिल्डिंग बाय करी है, बिल्डिंग खरीदी है बेटा 1 करोड़ रुपए की, 1 CR की आपने बिल्डिंग खरीदी है आज। अब 1 साल अगर इस बिल्डिंग को यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, कमर्शियल बिल्डिंग है तो 10% लगेगा, सेकेंड ईयर यूज करोगे तो 10% और लगेगा, थर्ड ईयर यूज करोगे तो 10% और लगेगा। बेटा करते करते 5 साल में मान लो ये वैल्यू 60 लाख तक आ गई, सपोज करो 1 करोड़ की एसेट कितनी रह गई? 60 लाख की। क्या आपको लगता है एक्चुअल में मार्केट में जो वैल्यू होगी 60 लाख होगी? नहीं, हो सकता है मार्केट में 1 करोड़ की बजाय कितनी होगी मार्केट वैल्यू इसकी कितनी हो गई होगी? मे बी 2 करोड़। 5 साल पहले मान लो 1 अप्रैल 2024 को आपने 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, 5 साल कब खत्म होंगे? 2029 में। 2029 में अगर बेटा ये बिल्डिंग 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ मार्केट वैल्यू हो जाए, पॉसिबल है या नहीं है? ऐसा पॉसिबल तो है। अब अगेन ये बिल्डिंग की वैल्यू क्यों बढ़ी होगी? क्योंकि वहां पे लैंड्स की वैल्यू बढ़ी होगी, बट मार्केट वैल्यू तो बढ़ेगी ना हमारी, लेकिन बुक्स के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दिखा रहे हैं हम? 60 लाख। डेप्रिसिएशन लगा के हमारी बुक्स में वैल्यू 60 लाख रह गई, बट एक्चुअल में 60 लाख की एसेट नहीं है। मार्केट में बेचने जाओ 2 करोड़ मिलेंगे।
बताओ, जो हमारे अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली हम बुक्स में 60 लाख की एसेट दिखा रहे हैं, क्या ये सच्चाई है? ये फैक्ट नहीं है बेटा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशंस। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस है। अब अकाउंट्स में बनाया है तो बेटा करना पड़ेगा। अकाउंटिंग हर जगह ठीक नहीं है। आपने 1 अप्रैल 2024 को बिल्डिंग 1 करोड़ की खरीदी, मेरी लगा लो, मैंने 1 करोड़ रुपए में बेटा एक बिल्डिंग खरीदी और अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। मैंने 5 साल के बाद अपने कोचिंग सेंटर को सेल करने के लिए किसी से ऑफर मांगी कि मैं अपना कोचिंग सेंटर सेल करना चाहता हूं, मेरे पास एक बिल्डिंग है, बैलेंस शीट के अंदर उसकी वैल्यू कितनी है? 60 लाख। अब बैलेंस शीट का मतलब समझते हो बेटा? बैलेंस शीट मतलब लायबिलिटी और एसेट्स। तो मेरी बुक्स में एसेट कितनी रहेगी? 60 लाख। आप कहोगे सर 1 करोड़ की खरीदी थी, 60 लाख क्यों रहेगी? क्योंकि एवरी ईयर क्या लग रहा होगा बेटा? डेप्रिसिएशन लग रहा होगा। डेप्रिसिएशन लगते 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 वैल्यू हो गई 60 लाख। क्या मैं 60 लाख में बेचूंगा? बुक्स में बेसिक से 60 लाख वैल्यू है, मैं 60 लाख में कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस बिल्डिंग की मार्केट में वैल्यू कितनी है? 2 करोड़। अब आप बताओ बेटा, लॉजिकली हमारी बुक्स में वैल्यू 2 करोड़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। बट हमारे अकाउंट्स में, हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। क्या अप्लाई होते हैं? AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करके हम हर बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं बेटा। अपने आप अपने रूल्स फॉलो नहीं करते। हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप अपनी फिक्स एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पे दिखाओगे। कॉस्ट मतलब परचेज वैल्यू पे, और हर साल उसमें से क्या माइनस करोगे? डेप्रीसिएशन माइनस करोगे। तो बताओ, ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है या नहीं है? है बेटा। लेकिन इंडिया से बाहर, जब आप बाहर के देशों में जाओगे, दूसरी कंट्रीज में जाओगे, वहां पे बेटा IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पता है क्या कहते हैं? कहते हैं सर, अगर आपकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है ना, तो बुक्स में वैल्यू कितनी दिखाओ? 2 करोड़ दिखाओ। आप एक्चुअल दिखाओ, फैक्ट दिखाओ, फेयर वैल्यू दिखाओ। बट इंडिया में नहीं होता बेटा। इंडिया में क्योंकि क्या लागू होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बताओ, हमारे इंडिया में अकाउंटिंग की ये लिमिटेशन है या नहीं है? लिमिटेशन है तो है, फिर क्या करें? कोई बात नहीं, हमें पता है हमारे इंडिया में अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। बट अकाउंट्स में इंडिया के रूल्स को फॉलो करोगे या इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करोगे? इंडिया के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये हमारी लिमिटेशन है, सदियों से चलती आ रही है, आज भी चल रही है बेटा। ठीक है, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशंस। तो 2 लिमिटेशन होगी। पहली लिमिटेशन क्या थी? अकाउंटिंग इज नॉट फुली, और दूसरी लिमिटेशन क्या है? अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मतलब एक्चुअल वैल्यू बुक्स में नहीं होती। बुक्स के अंदर अगर आपने कोई फिक्स एसेट खरीदी है, तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू बुक वैल्यू पे होगी। बुक वैल्यू का मतलब होता है परचेज वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। मार्केट वैल्यू आप कभी नहीं दिखाते, अलाउड ही नहीं है दिखाना। तो ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है। नहीं बेटा, अगर मैं कहूं लैंड की वैल्यू सेम है, कुछ एरिया में ऐसा भी होता है कि लैंड की वैल्यू एकदम से नहीं बढ़ती। अगर लैंड की वैल्यू इंक्रीज ना हो, तो बताओ बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी या नहीं होगी? होगी बेटा। कोई भी नया मकान खरीदना पसंद करोगे आप लोग, या पुराना मकान खरीदना पसंद करोगे? आपको हाउस लेना है बेटा, अभी आप किराए पे रहते हो, पुराना या नया? हर कोई चाहता है नया। अगर आपने नया ले लिया और 1 साल रह गए, उस मकान की वैल्यू कम हो जाएगी, बिकेगा ही नहीं उस रेट पे, क्योंकि उस पे क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। उस पे बेटा जितना भी आपका लकड़ी का काम हो रखा है, सबकी वैल्यू कम होगी नहीं होगी? जो फर्श लगा हुआ है उसकी वैल्यू कम होगी नहीं होगी? बताओ, पेंट हो रखा है उसकी वैल्यू कम होगी नहीं होगी? इलेक्ट्रिकल सामान लगा हुआ है, वैल्यू कम होगी नहीं होगी? पंखे लगे हुए, वैल्यू कम होगी नहीं होगी? तो बिल्डिंग के ऊपर इन चीजों के कारण वैल्यू कम होती है। बट ओनली अगर लैंड है आपकी, तो आप लैंड एसेट में दिखाओ, बैलेंस शीट में वैल्यू कभी कम नहीं होगी। लैंड की वैल्यू कभी कम नहीं होती। आप लैंड को जितना मर्जी यूज कर लो बेटा, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। जितना मर्जी खेलो कूदो, खुदाई करो उसकी। सॉरी,
हाँ तो हम मार्केट वैल्यू पे बेच सकते हैं। यस, मार्केट वैल्यू पे बेचो। आप तोड़ो क्यों, बिना तोड़े बेच दो मार्केट वैल्यू पे। बेटा एक बात बताओ, मैंने कितने की बिल्डिंग खरीदी थी, एक बार बताओ ना। 1 करोड़ की। कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2024। आज सपोज करो हम 2029 में खड़े हैं, तो कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल के बाद ये बिल्डिंग मेरी बुक्स में कितनी है? 60 लाख की है। तो कौन सा लॉ कहता है बेटा मेरे को 60 में ही बेचनी है? मैं 60 से ज्यादा में नहीं बेच सकता। मार्केट में वैल्यू अगर 2 करोड़ है तो कितने में बेचूंगा? 2 करोड़ में बेचूंगा। बुक्स में वैल्यू कितनी है? 60, और मार्केट में कितने में बेचूंगा? 2 करोड़ में बेचूंगा। मेरे को प्रॉफिट कितना हो गया बेचने से? 1 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो बेचूंगा तो मार्केट वैल्यू पे बेटा, बुक्स वैल्यू पे थोड़ी बेचूंगा। बुक वैल्यू पे कोई ना बेचूंगा, बेचूंगा मार्केट वैल्यू पे। ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन थोड़ी है। मुझे तो पता है ना मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है। अगर मैंने 1 करोड़ की खरीदी थी और 5 साल के बाद मुझे पता है मार्केट वैल्यू 2 करोड़ चल रही है इसकी, तो बेटा मैं 2 करोड़ से कम में नहीं बेचूंगा। बुक्स में वैल्यू कम होती है, मार्केट में वैल्यू कम नहीं होती, मार्केट में वैल्यू बढ़ती है। अब मार्केट में वैल्यू बढ़ने का रीजन एक ही है बेटा, मैंने आपको बता दिया, लैंड। सॉरी, एक 40 आपने कहा ना, एक बुक्स में 60 लाख वैल्यू है। एक्चुअल तो आपने 1 करोड़ का ही खरीदा ना, तो अकाउंट नहीं, यूज भी तो कर लिया, यूज भी तो कर लिया। अगर आपने बेटा, इन्होंने कार खरीदी बेटा 10 लाख की, 5 साल यूज कर ली। ये बंदा कह रहा है सर मेरी तो कॉस्ट 10 लाख ही है। 10 लाख कैसे है भाई? 10 लाख में से 5 लाख तो यूज कर गए। कॉस्ट की वैल्यू तुम्हारे लिए 5 लाख ही है। 5 लाख की वैल्यू का तो बेनिफिट भी तो ले लिया। उसको कॉस्ट क्यों मान रहे हो जिसका बेनिफिट ले लिया तुमने? अब वैल्यू आपकी बुक्स में 5 लाख है तो 5 लाख ही रहेगी आपकी कॉस्ट। और 8 लाख में भी बेचोगे तो 3 लाख रुपए प्रॉफिट में आओगे आप। आप ये नहीं कह सकते 10 की 8 में बेची है, आप कहोगे 5 की 8 में बेची है। बेटा 10 लाख की चीज खरीद के 5 साल यूज कर ली, अभी भी आप उसको अपनी कॉस्ट 10 लाख ही मानोगे क्या? 5 साल यूज भी तो कर ली बेटे। 10 लाख की कौन खरीदेगा 5 साल के बाद? ठीक है, आप आज की वैल्यू देखो। 10 लाख की चीज खरीद के अगर आज उसकी वैल्यू बुक्स में 60 लाख है और मार्केट की वैल्यू के अनुसार अगर आप 2 करोड़ में बेच रहे हो, तो सीधा सीधा 1 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारा। और 1 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है? लैंड में इंक्रीमेंट हुआ होगा, बिल्डिंग की। क्लियर? तो तीसरी लिमिटेशंस क्या है बेटा अकाउंट्स की? हाँ जी, इग्नोर्स द क्वालिटी एलिमेंट्स। क्वालिटी एलिमेंट्स का मतलब क्या है बेटा? मान लो मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी में ना मेरा एक मैनेजर है, जिस मैनेजर के बेस पे वो कंपनी चल रही है। कई बार कंपनियों में होते होंगे ना बेटा, आपने कभी ऐसा सुना है एम्प्लॉइज हमारे एसेट होते हैं अगर अच्छे एम्प्लॉई हो तो। मेरी कंपनी में एक मैनेजर है, उस मैनेजर की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है और मुझे पता है अगर ये मैनेजर मेरी कंपनी को छोड़ के चला जाए तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। सारा बिजनेस इस बंदे की वजह से संभला हुआ है। तो वो एम्प्लॉय एक तरह से मेरी क्या है? एसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट? अब अगर लैंग्वेज के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से देखो तो मैंने बताया एसेट का मतलब विच इज ओन्ड, विच इज तो, बट बंदे को तो ओन्ड नहीं कर सकता मैं, वो मेरा एम्प्लॉय है। इसका मतलब मैं ये थोड़ी कह सकता हूं मैं उसका मालिक हूं। मैं उसका मालिक तो नहीं हूं ना, पक्का। लेकिन अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए वो मेरी एसेट है या नहीं है? अगर आप कहते हो मेरी एसेट नहीं है, अगर आज मेरी कंपनी को छोड़ के चला जाए मेरे प्रॉफिट कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। इट मींस वो मेरी एसेट तो है, बट बेटा मैं उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैं उसको अपनी बुक्स में एसेट दिखा नहीं सकता, अकाउंटिंग की लिमिटेशन की वजह से। अकाउंटिंग कहती है क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। कितने रुपए की एसेट है वो, और तुम ओन्ड करते हो या नहीं करते? अगर किसी इंप्लॉई को आप ओन कर सकते हो और उसकी वैल्यू निकाल सकते हो तो आप एसेट दिखा लो, अदरवाइज नहीं दिखा सकते। तो बेटा किसी बंदे को हम किसी बंदे के मालिक तो नहीं हो सकते, ना हम उसके ओनर हो सकते हैं, ना हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी एसेट है हमारी। इट मींस हम उसको बुक्स में अपनी एसेट दिखा, बट दिल से जानते हैं वो एसेट तो है, एसेट तो है बेटा। ये भी अकाउंट्स की एक लिमिटेशंस है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स मतलब क्वालिटी को इग्नोर करती है अकाउंटिंग, बट एसेट तो होती है वो हमारी। क्लियर? एक बार पढ़ लो बेटा ये
क्वालिटेटिव एलिमेंट्स वाला अपने बुक से? इसमें लिखा भी होगा एग्जाम्पल। क्या बुक नहीं है बेटे? क्यों? बुक लेनी है अभी हैं? इनके साथ बैठ जाओ बेटा, इनके पीछे, इनके साथ देख लेना, साथ में बैठ जाओ। हाँ जी बोलो, डाउट बोलो। जो सेकंड पॉइंट था रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, हाँ उससे पहले भी जो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, हाँ। उसमें पता था कि जो डेप्रिसिएशन होता है हाँ वो भी हम एग्जैक्ट नहीं मानते, क्योंकि एग्जैक्ट होता ही नहीं, हम निकाल ही नहीं उसमें वर्ड है कि एस्टिमेट्स यूज करते हैं जनरली। अब जैसे आपने 1 करोड़ का आपने कहा 60 लाख या हमारा डेप्रिसिएशन आपने निकाला था, तो ये भी हम एग्जैक्ट क्यों माने? एग्जैक्ट क्यों माने? तो लाइक नहीं है एग्जैक्ट। तो फिर आप कह रहे हो ना, मतलब आप तो ये कह रहे हो कि 140 का दो चीजें अलग अलग है, दोनों को समझो आप। पहला है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है बुक्स में? क्योंकि आप एस्टिमेट्स यूज कर रहे हो। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया एस्टिमेट यूज कर रहे हैं, लिमिटेशन है। अब एस्टिमेट यूज कर रहे हो इसलिए बुक्स में एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है। दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर एस्टिमेट यूज नहीं करोगे तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी ना, फिर तो ये दोनों लिमिटेशन खत्म हो जाएंगी आपस में। अगर एक चीज दूर कर दे तुमने कि एस्टिमेट यूज करना बंद कर दो बुक्स में, बट उसके बिना अकाउंटिंग हो नहीं सकती ना। एक्चुअल कभी पता लग ही नहीं सकता तुम्हें। कैसे पता लगाओगे कि ये टीवी पहले साल कितना यूज हुआ? पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉफिट निकाला 140 का, वो भी रफ है। रफ नहीं कह सकते। रफ, हाँ, मतलब रफ का मतलब तो हो गया बेटा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 99% वैल्यू होती है, 1% वैल्यू कम होती है, क्योंकि उसमें एस्टिमेट यूज होते हैं। और एस्टिमेट के अलावा किसी के पास बेटा कोई ऑल्टरनेट भी तो नहीं है। अब मैं आपको यही तो कह सकता हूं, ये टीवी बेटा मैंने 2 लाख रुपए का खरीदा और मोटा मोटा कंपनी ने ये बोला है कि ये 10 साल तक चलेगा, तो बेटा मैं ये एज्यूम करूंगा ना हर साल 20,000 रुपए का बेनिफिट लूंगा। मोटा मोटा मैं यही तो एज्यूम करूंगा ना बेटा, इसके अलावा मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। तो एस्टिमेट ना करूं तो क्या करूं बता दो आप बताओ। चलो ठीक है, क्लियर। तो 3 लिमिटेशन होगी। पहली लिमिटेशन क्या थी बेटे? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। दूसरी क्या थी? अनरियलिस्टिक। तीसरी लिमिटेशन क्या थी? क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करती है। चौथी लिमिटेशन क्या है? प्राइस लेवल चेंजेस, इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस को तो इग्नोर करती है अकाउंटिंग। ये नहीं देखा आपने, हमने 1 करोड़ की खरीदी थी और मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2 करोड़। ये क्यों हुई है? क्योंकि लैंड की प्राइसेस में क्या हो चुके हैं? चेंजेस हो चुके हैं। हम प्राइस लेवल जो चेंज हो रहे हैं उसको तो इग्नोर करते हैं, हम अपने बुक्स में दिखाते ही नहीं है उन चीजों को। चाहे वो लायबिलिटी है चाहे वो एसेट है, किसी भी चीज के अगर प्राइसेस चेंज हो चुके हैं तो उसका इफेक्ट कभी अकाउंटिंग में आता ही नहीं। अकाउंटिंग तो ये कहती है अगर आपने 1 करोड़ की चीज खरीद ली ना, उसको बुक्स कर लो, बस छेड़ो मत उसको। अगर मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है तो उसको बुक्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्राइस लेवल में जो चेंज हुए हैं उसका इफेक्ट बुक्स में डालने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग कहती है नहीं ठीक है, आपने खरीद ली, आप उसके ऊपर काम करो, मार्केट वैल्यू को छोड़ दो, भूल जाओ। तो प्राइस लेवल के अंदर जो चेंजेस हुए अकाउंटिंग ने हमें क्या करवा दिया? इग्नोर करवा दिया। ठीक है। अब ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना बेटा, सब कुछ गलत नजर आ रहा है नहीं आ रहा? सब कुछ गलत ऐसे लग रहा है यार, अकाउंटिंग सिखा क्यों रहे हैं फिर इतनी सारी गलतियां, राइट? फिर हम अकाउंट्स पढ़ क्यों रहे हैं? बेटा टॉपिक का नाम ही है अकाउंट्स की लिमिटेशंस, तो लिमिटेशन ही तो बताएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिमिटेशन है तो इसके बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट बहुत सारे हैं बेटा, लिमिटेशंस तो बहुत कम है। ठीक है। और इन लिमिटेशंस को इग्नोर कर दो तो अकाउंटिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट है। लिमिटेशन किसकी नहीं होती? 100% परफेक्ट कौन है? कोई नहीं है। 5th नंबर बताओ क्या है? अकाउंटिंग दिखाने में कौन सा पॉइंट है? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग बहुत होती है बेटा। विंडो ड्रेसिंग कैसी होती है मैंने आपको बताया। अब कैमरा ऑन है, राइट? क्लास
अगर रिकॉर्डिंग पे है तो बाहर तक चीजें जाएंगी। लेकिन मैं एक बड़ा साधारण सा एग्जांपल देता हूं, और जो हर कंपनी करती है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप अपने बिजनेस के मालिक हो, आप अपना टैक्स खुद कैलकुलेट कर लो, हमें आपके ऊपर भरोसा है। ठीक है, अब आपने अपने बिजनेस के अंदर सेल करी मान लो 1 करोड़ की, और आपके बिजनेस के अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए मान लो 40 लाख के, तो 1 करोड़ की सेल में से 40 लाख के एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, कितने का प्रॉफिट है? एक्चुअल 60 लाख का प्रॉफिट है। 60 लाख के ऊपर 30%, 18 लाख, और ऊपर से सेस वगैरह भी लगता है, 19-20 लाख रुपए टैक्स देना चाहिए तुम्हें। क्या दोगे तुम टैक्स? एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो बिल्कुल नहीं दोगे। हाँ, क्योंकि इंडिया में सारे देते ही नहीं ना, वो सच्चे हिंदुस्तानी है, राइट। कोई नहीं देता एक्चुअल टैक्स, मतलब कोई देता होगा तो 1-2 देता होगा, ऐसी बात भी नहीं है कोई नहीं देता होगा, राइट। तो उस टैक्स को आप कम करने की कोशिश करोगे, तो टैक्स कम कैसे होगा? अगर प्रॉफिट कम होगा तो। प्रॉफिट कम कैसे होगा? अगर खर्चे ज्यादा दिखा दिए जाएं तो। खर्चे जैसे ज्यादा कैसे दिखाओगे? खर्चे ज्यादा कैसे दिखाओगे? तुमने खर्चे ज्यादा दिखाने की कोशिश क्या करी? तुमने बोगस एक्सपेंस डाल दिया। बोगस एक्सपेंस का मतलब जो खर्चा हुआ नहीं, बट वो भी बिजनेस में दिखा दिया, क्योंकि मालिक तो तुम ही हो, तुम्हें ही दिखाना है, गवर्नमेंट तो आ नहीं रही देखने के लिए। तो तुमने बोगस एक्सपेंडिचर दिखा दिया, 40 लाख का खर्चा किया और दिखा दिया आपने 90 लाख का खर्चा किया। 1 करोड़ की सेल में कितना खर्चा किया है, और एक्चुअल में कितना हुआ था? 40। तो बेटा 90 लाख रुपए अगर एक्सपेंडिचर दिखा दोगे तो 1 करोड़ में से 90 लाख हटा दो, प्रॉफिट कितना रहेगा? 10 लाख का 30% टैक्स कितना दोगे? 3 लाख। वो भी पता नहीं दोगे नहीं दोगे। तो अल्टीमेटली दिस इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है बेटा जो एक्चुअल में है उसको ना दिखा के उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना या कम करके दिखाना। प्रॉफिट को कम क्यों करोगे? क्योंकि टैक्स बचाना है। कुछ कंपनियां प्रॉफिट को ज्यादा दिखाती हैं। यस, अगर किसी का आईपीओ आ रहा है तो अपनी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे ताकि लोग उसकी कंपनी के शेयर्स को ज्यादा खरीदें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप प्रॉफिट को कम दिखाओगे। तो बेटा इंफॉर्मेशंस बढ़ा चढ़ा के भी दिखाई जाती है और कम करके भी दिखाई जाती है। दिस इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। पढ़ना एक बार क्या लिखा है विंडो ड्रेसिंग का मतलब बेटा। ऐसे ही कुछ लिखा है मिलता जुलता। समझ आ गए 5 पॉइंट्स। ये 5 लिमिटेशंस है बेटा अकाउंट्स की। बट अगर आप इनको इग्नोर कर दो ना, अकाउंटिंग के बिना किसी बिजनेस का काम भी नहीं चल सकता बेटा। अकाउंटिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली लिमिटेशन बता दो मुझे फटाफट से, क्या है? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। दूसरा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। तीसरा, इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। चौथा, अकाउंटिंग ignores the effect of price level changes। और लास्ट, अकाउंटिंग may lead to। एक बार बुक बंद कर दो, उंगली लगा लो, दोबारा खोलने में आसानी रहेगी, या पेन रख लो। पहला, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। बेटा जो दूसरे का देख के बोलेगा, सुन के बोलेगा, देखेगा तो क्या, सुन के बोलेगा, वो बेटा जब टेस्ट लूंगा तो उसको दिक्कत आएगी। अभी सुन के बोलोगे, पेपरों में कोशिश करोगे देख के लिख ले, राइट। लेकिन अगर आप बेटा बोलने की कोशिश करोगे, चाहे आप बेटा गलत बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार बोलने की कोशिश करो आप, ये टॉपिक इस तरीके से रट जाएगा कि जब तुम्हारे एग्जाम होंगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त होगा, यार पहला चैप्टर कुछ नहीं है, थ्योरी तो है, कोई रट्टा लगा रखा है यार हमने। रट्टा लगाने का मतलब होता है प्योरली रट्टा लगा लेना, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझना। हमने बेटा 5 का मतलब समझा है, यानी हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है 5 का, अब याद भी तो करना है ना, तो याद करना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो और याद ना हो तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब बताओ पहला क्या था? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली। दूसरा, अकाउंटिंग अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। तीसरा, इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। चौथा,
प्राइस लेवल चेंजेस, और लास्ट क्या था अकाउंटिंग में? लीड विंडो ड्रेसिंग। 5 हो गए। दोबारा बताओ पहला, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली, दोबारा बताओ पहला, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली, दोबारा बताओ अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। दूसरा अनरियलिस्टिक, दोबारा बोलो अनरियलिस्टिक। तीसरा अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव, अकाउंटिंग इग्नोर द, अकाउंटिंग इग्नोर द। चौथा अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल, अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल। 2 चीजों को इग्नोर करती है अकाउंटिंग। कौन कौन सी चीजों को इग्नोर करती है? क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करती है और प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करती है। तो 2 पॉइंट तो इग्नोर से मिल गए। और लास्ट क्या था? अकाउंटिंग में लीड टू 3, और 2 पहले क्या थे? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली और अनरियलिस्टिक। तो पहले 2 हैं, उसके बाद 2 इग्नोर वाले हैं और लास्ट में विंडो ड्रेसिंग है। हो गए 5। तो पहला बता दो अब क्या था? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली, और दूसरा क्या था? तो 2 तो ये हैं और 2 आएंगे इग्नोर वाले, अकाउंटिंग इग्नोर द और अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल से। 2 इग्नोर वाले हो गए और लास्ट में क्या है? विंडो ड्रेसिंग। तो 5 हो जाएंगे बेटे। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बेटा बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का क्या रोल है? मुझे बताओ बेटा, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का क्या रोल है? ऑक्सीजन सर्कुलेट करना। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल फ्यूल चाहिए, तो आपकी बॉडी के लिए ये बेटा फ्यूल है। बिजनेस के अंदर क्या चाहिए? मनी। आपकी गाड़ी के अंदर, आपकी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस को चलाने के लिए मनी नहीं बेटा, बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट चाहिए। मनी तो आप उधार ले लोगे, उधार कब तक लेते रहोगे? पैसा तो उधार लिया जा सकता है ना, क्या प्रॉफिट उधार लिया जा सकता है? प्रॉफिट हमारा कमाया गया पैसा है, तो प्रॉफिट चाहिए अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है। और प्रॉफिट किससे पता लगते हैं? अकाउंटिंग से। तो व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द बिजनेस? अकाउंटिंग का सबसे बड़ा रोल बेटा बिजनेस के अंदर यही है कि अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कि हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस मतलब एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, दिस इज द मेन रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द बिजनेस। एक बार पढ़ लो बेटा फटाफट से। कोई डाउट है किसी पॉइंट पे तो पूछना, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द बिजनेस क्लियर है? 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये चांसेस कम है बट आने को कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोसेस तो मैंने आपको कराई दी थी बेटा। ठीक है, अकाउंटिंग की क्या प्रोसेस है देखो, एक डायग्राम से बना रखा है क्या कुछ? डायग्राम में स्टार्टिंग कहां से हो रही है? कोई नहीं बेटा, सिलेबस में नहीं है तो हम सिलेबस के लिए पढ़ भी नहीं रहे, हम तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं बेटे। नॉलेज में तो प्रैक्टिकली तो चीजें होती है ना। देखो पहला स्टेप क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इवेंट्स, उनको पहचानोगे, आइडेंटिफिकेशन। दूसरे क्या है? रिकॉर्डिंग, मतलब बुक्स में जर्नल एंट्री लिखोगे, जर्नल के बाद क्या है? क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? समराइजिंग, मतलब क्या लिख, समराइजिंग के कॉलम में क्या है? बॉक्स में प्रॉफिट एंड लॉस, और वही था हमारा। उसके बाद वही करते हैं, उसके बाद किसको करते हो कम्युनिकेट? लिखा है यूजर, यूजर्स के नाम दिए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के लोग 3 ही होते हैं ज्यादातर, मैनेजमेंट, ओनर और एम्प्लॉइज। बाकी सारे कौन है? बाहर के, एक्सटर्नल यूजर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ जी सर, रूल ऑफ अकाउंटिंग में 4th और 5th पॉइंट बताओ। 4th और 5th पॉइंट एक बार दिखाना क्या है। 4th पॉइंट बेटा देख लो, रोल ऑफ अकाउंटिंग सारे देख लो। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। बेटा अकाउंटिंग ना होती तो क्या आप अपने बिजनेस के अंदर अकाउंट्स के सारे सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर पाते क्या?
तो अकाउंट्स का सबसे पहला काम है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जितनी भी हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन हो, अकाउंटिंग करती है बेटा। दूसरा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये तो डिसीजन मेकिंग में काम आती है अकाउंटिंग। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, अकाउंटिंग करते हो इसलिए आप बेटा एक साल के रिकॉर्ड्स दूसरी साल से कंपेयर कर पाओगे, एक्सपेंसेस भी और इनकम भी, एसेट्स भी और लायबिलिटी भी, सारी चीजें कंपेयर कर पाओगे। चौथा है एविडेंस इन कोर्ट, बेटा अगर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जेन्युइन हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं की गई, अगर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वेरीफाइड हैं, तो बेटा वो कोर्ट्स में भी एक्सेप्टेबल है। अगर मेरी बुक्स के अंदर मैंने कोई अकाउंटिंग कर रखी है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वेरीफाई कर रखी है, बेटा अगर उसको मैं कोर्ट में दिखाऊं तो वो प्रूफ माना जाएगा। अगर आपकी बैलेंस शीट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन कर दी, बेटा वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया। जब बैंक से आप लोन लेने जाओगे ना, तो बैंक कहेगा कि आप अपनी बैलेंस शीट को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवा के दे दो। और आप लोग क्या करते हो, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस थोड़ी ज्यादा दे देते हो और अपनी बैलेंस शीट की बुक वैल्यू है जो एसेट्स की, उनको बेटा बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हो, लेकिन बैंक फिर भी मान लेते हैं क्योंकि वो किसने साइन कर रखी है, सीए ने। तो बेटा बैंक्स भी मान लेते हैं, कोर्ट्स भी मान लेती हैं। ठीक है, अगर आप बीमार हो और स्कूल में ये प्रूफ देना चाहते हो मैं बीमार हूं, क्या करोगे? मेडिकल। मैं बना सकता हूं मेडिकल? क्यों? यस, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस का डॉक्टर हूं, मैं बेटा ह्यूमंस का डॉक्टर नहीं हूं, हेल्थ का डॉक्टर नहीं हूं, वेल्थ का डॉक्टर हूं। हेल्थ एंड वेल्थ, राइट? सीएस डॉक्टर हैं बट वेल्थ के, और हेल्थ के डॉक्टर्स होते हैं। तो आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और डॉक्टर ने अगर सर्टिफिकेट बना दिया, कोई चैलेंज कर सकता है क्या? कोर्ट में भी नहीं चैलेंज किया जा सकता बेटा। अगर डॉक्टर ने ये लिख दिया कि ये बीमार है, इसको 3 डेज का बेड रेस्ट चाहिए, तो देना पड़ेगा बेड रेस्ट, चाहे फिर बेटा कोर्ट आ जाए आगे। डॉक्टर ने लिख दिया 3 डेज बेड रेस्ट चाहिए, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती आपको। बेड रेस्ट लिखा है जी, उसको इसी तरीके से बेटा वेल्थ के केस में अकाउंटिंग है तो कोर्ट्स में होगा। ठीक है, तो वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया एक तरह से अकाउंटिंग। और लास्ट में क्या लिखा है बेटा? अदर्स काम भी करती है अकाउंटिंग। फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन्स, जो मैंने अभी बताया आपको, बैंक लोन देंगे तो क्या मांग लेते हैं? अकाउंटिंग के डॉक्यूमेंट, यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल ऑफ बिजनेस सेल कर रहे हो, अगेन क्या मांग लेते हैं आपके? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बैलेंस शीट। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, बेटा अगर अकाउंटिंग नहीं करोगे तो प्रॉफिट पता नहीं लगेगा, और प्रॉफिट पता नहीं लगेगा तो टैक्स की सेटलमेंट नहीं हो सकती। ये है बेटा, ये तो आसान है। नेक्स्ट क्या है देखो एक बार टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांच का मतलब है बेटा, अकाउंटिंग ना 3 चीजों की होती है, 3 प्रकार है एक तरह से। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना? देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो हम सीखेंगे बेटा 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है जो अकाउंटिंग हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए और बैलेंस शीट देखने के लिए, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। आप पूरी 11th क्लास में जितना भी अकाउंट्स पढ़ोगे, सबसे लास्ट में इसका आउटपुट एक ही निकलना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस, और बैलेंस शीट से मिलेगा हमारी बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज, जिसको आप फाइनेंशियल पोजीशन कह सकते हो। पोजीशन मतलब एसेट और लायबिलिटी, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट या लॉस। बेटा ये चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता लग रही है, यानी आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो या पढ़ रहे हो, दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी कौन सी अकाउंटिंग थी? कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करी जाती है बेटा? एक बात बताओ, अगर आपने एक मोबाइल को मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्री लगाई, आप अपने मोबाइल फोन का एमआरपी कितना रखोगे बताओ? आपने एक मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्री लगाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोबाइल का एमआरपी कितना रखोगे?
कॉस्ट आई उससे। बेटा एक मोबाइल का एमआरपी 5,000 है, एक मोबाइल का एमआरपी 10,000 है, और एक मोबाइल का एमआरपी 5 लाख रुपए भी है। ये कैसे डिसाइड होता है एमआरपी? एक ही कंपनी के अंदर सेम ब्रांड, प्राइस अलग अलग। क्यों? मोबाइल को बनाने की कॉस्टिंग अलग अलग होती है। तुम मोबाइल खरीदते हो बेटा, अगर 128 GB है मेमोरी और 512 है, दोनों के प्राइसेस अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? अलग अलग। 512 का प्राइस थोड़ा सा 4 से 5,000 रुपए कम से कम ज्यादा होगा। उसका रीजन है क्योंकि मेमोरी की अपनी एक कॉस्ट है बेटा। तो जब तक आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पता नहीं लगेगी, आप उसका एमआरपी डिसाइड। मान लो मैंने अपने मोबाइल को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, बाकी सारे खर्चे, पर मोबाइल मेरे को मान लो बेटा 9,000 पड़ रही है, और 9,000 के ऊपर मेरे को 11,000 चाहिए प्रॉफिट मेरा। तो 9,000 मेरी कॉस्ट और 11,000 मुझे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट मेरा मतलब सारे चैनल का, मालिक का भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी और रिटेलर्स का भी, सारा प्रॉफिट मेरे को 11,000 चाहिए। 11 प्लस 9,000 कॉस्ट, तो कस्टमर से कितना चार्ज किया जाएगा? 20,000। और अगर आपको डिस्काउंट के ऑफर भी देने हैं, आप लोगों को ऑफर भी देने हैं डिस्काउंट के, तो उसका एमआरपी फिर 20 से भी ज्यादा रखा जाएगा। मान लो 22,000, 2,000 के आपको ऑफर निकाल दिए जाएंगे। आपको लगेगा 22 की चीज कितने में मिल रही है? 20 में। वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होती है। क्लियर? तो बेटा इस कॉस्ट को पता करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में पता क्या होता है? मान लो आप एक मोबाइल फोन बना रहे हो, उस मोबाइल फोन के अंदर क्या क्या लगना है। उस मोबाइल फोन की एक बॉडी कवर आएगा, मोबाइल फोन की स्क्रीन आएगी, मोबाइल फोन के अंदर मेमोरी कितनी लगेगी वो आएगा, एक लेंस लगेगा जो कैमरा होता है बेटा, वो लोकल लेंस लगेगा या किसी कंपनी का, जायका वगैरह का लगेगा, सोनी का लगेगा, किसका लगेगा। ये सारी चीजें एक एक चीज कैलकुलेट होंगी। उस मोबाइल को बनाने के लिए मेरी लेबर कितनी लगेगी, उस मोबाइल को बनाने के लिए मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना होगा, उस मोबाइल को बनाने के लिए जो फैक्ट्री चाहिएगी उसका रेंट डिवाइड करके पर मोबाइल रेंट कितना होगा फैक्ट्री का। सारी चीजें जोड़ के कॉस्ट निकाली जाएगी। और ये बेटा कोई छोटा काम तो है नहीं, तो इसके लिए भी क्या करनी पड़ती है? हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। डेट अकाउंटिंग इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटा ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, आज के जमाने की अकाउंटिंग है, पहले नहीं होती थी। आज के टाइम पे क्या आपको लगता है मुकेश अंबानी, जिसकी बेटा कम से कम 100 कंट्रीज के अंदर बिजनेस फैला होगा, वो 100 कंट्रियों का बिजनेस अकेला बंदा कैसे देख लेता है? देखता भी होगा या नहीं देखता होगा? क्या लगता है आपको? देखता है बेटा। उसको पता है कि मेरा इंडिया के अंदर अगर 150 सिटीज के अंदर बिजनेस चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, बॉम्बे में चल रहा है, यूपी में चल रहा है, यहां चल रहा है, दिल्ली में अगर 10 आउटलेट है तो वो हर आउटलेट का नहीं देखेगा, बट उसको पता है कि मेरा दिल्ली का बिजनेस कैसा चल रहा है। उसको पता है कि मेरी कॉटन फैक्ट्री भी है, मेरी स्टील की फैक्ट्री भी है, मेरी टेक्सटाइल की फैक्ट्री भी है, मेरी मोबाइल की फैक्ट्री भी है, मैं कम से कम मैं सब्जियां भी बेचता हूं, रिलायंस तो सब्जियां भी बेचता है ना, तो उसको सब पता है बेटा रिलायंस फ्रेश कैसा चल रहा है। मेरी 50 ब्रांचेज हैं, तो 50 की 50 ब्रांचेज में कौन सी ब्रांच मेरे को प्रॉफिट दे रही है, कौन सी लॉस दे रही है, सब पता है उसको। अगर उसको पता नहीं होता तो वो इस कंपनी को इतने ऊपर लेके जा नहीं सकता, क्योंकि जो दिमाग मुकेश अंबानी के पास है वो उसके एम्प्लॉइज के पास थोड़ी हो सकता है। कैसे पता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके जो मैनेजमेंट के लोग हैं ना, फाइनेंस के लोग तो बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि ये लो जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ब्रांच 1 का 3 लाख रुपए प्रॉफिट है जी। ऐसे अगर 50 ब्रांच है तो 50 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिए होंगे। तो एक उनका मैनेजमेंट का बंदा होगा, 50 ब्रांचों का जो प्रॉफिट है उसका एक डायग्राम बना देता होगा, चार्ट बना देता होगा। उस चार्ट से वो बंदा समझ लेता है कि मेरी कौन सी ब्रांच ऊपर जा रही है, कौन सी ब्रांच नीचे जा रही है, कौन सी लाइन ऊपर जा रही है, कौन सी लाइन नीचे जा रही है। तो बेटा एक डायग्राम को देख के वो अपने पूरे बिजनेस को
देख लेता है कि कौन सा बिजनेस मेरा डाउन है, कौन सा बिजनेस मेरा अप है, बट देखता सारे बिजनेस को है। वो एक ही चीज से पॉसिबल हो पाता है बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं लोग, जो हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन है ना फाइनेंशियल बेटा, वो उसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं जो फॉर्मेट हमारी हाई मैनेजमेंट, रिलायंस के लिए मैं मुकेश अंबानी का नाम यूज कर सकता हूं, मुकेश अंबानी जिस फॉर्मेट में मांगेगा उस फॉर्मेट में उसको इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करके दे दी जाएगी। पहचान लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आसान है बेटा। हर कंपनी का वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पड़ता होगा बेटा, हर कंपनी की ये नहीं देखता होगा सैलरी कितनी कितनी है कंपनियों में, कन्वेंस का खर्चा कितना कर दिया, चाय वाले छोटे को कितने पैसे दे दिए उसने, ये चीजें नहीं देखता वो ब्रॉड लेवल पे चीजें देखता है कि मेरा इंडिया का बिजनेस कैसे चल रहा है, चाइना का बिजनेस कैसे चल रहा है, यूरोप का बिजनेस कैसे चल रहा है, पाकिस्तान का बिजनेस कैसे चल रहा है, वहां का बिजनेस कैसे चल रहा है, यहां का बिजनेस कैसे, वो ब्रॉड लेवल पे चीजें देखता है बेटा। इंडिया में देखता है कि दिल्ली का बिजनेस कैसे चल रहा है, यूपी का बिजनेस कैसे चल रहा है, बिहार का बिजनेस कैसे चल रहा है, हरियाणा का बिजनेस कैसे चल रहा है, बॉम्बे का बिजनेस कैसे चल रहा है, वो सिटी वाइज बिजनेस देखता है अपना। देन वो फिर देखता है कैटेगरी वाइज, राइट, टेक्सटाइल का बिजनेस कैसे चल रहा है, स्टील इंडस्ट्री कैसी चल रही है, सब्जियां कितनी बिक रही हैं, ये सारी चीजें। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेटा हमारे सिलेबस में ना तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ना कॉस्ट अकाउंटिंग, हमें कौन सी अकाउंटिंग सीखनी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट ये 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि आप तीनों के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पढ़ लो एक बार फटाफट से तीनों अकाउंटिंग बेटा, एक बार रीड कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीनों के मीनिंग पढ़ लो बेटे। किसी भी लाइन, किसी भी एक वर्ड के ऊपर कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो, पूछ लो। अकाउंटेंसी बेटा, तीनों में क्या डिफरेंस है यहां देखो। एक है आपका बुक कीपिंग, एक है आपका अकाउंटिंग और एक है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को अगर मैं बोलूं तो बेटा अकाउंटेंसी तो एक ब्रॉड लैंग्वेज है, ब्रॉड एक तरह से बॉडी ऑफ लैंग्वेज, बॉडी ऑफ नॉलेज है। बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब अगर आपको अकाउंट्स बनाने हैं तो आपको टेक्निकल स्किल चाहिए नहीं चाहिए? आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी है बेटा, जब तक आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब नहीं पता, जब तक आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब नहीं पता, जब तक आपको कैपिटल का मतलब नहीं पता, यानी इन सारे टेक्निकल टर्म्स, डेटर्स क्रेडिटर्स का नहीं पता, क्या आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना सकते हो? यू कांट। इसलिए हमें अकाउंटिंग करने के लिए क्या चाहिए? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब अकाउंटिंग करने के लिए जो स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसको क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब आप बड़े बेटर तरीके से जानते हो, एक बेटा प्रोसेस है जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करके हम अकाउंटिंग करते हैं। बुक कीपिंग क्या है बेटा? बुक कीपिंग का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिस्टमेटिकली तरीके से रखने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ठीक है ना, एक बार पढ़ लो फटाफट से। कोई पॉइंट इसमें दे रखे होंगे बेटा, बेसिस ऑफ डिफरेंस, है ना। पहला बेस क्या दे रखा है? स्कोप। देखना पढ़ना क्या क्या लिखा है। जयंत एक बार दिखाना बेटा। पहले में स्कोप है बेटा, दूसरे में स्टेज है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी नहीं है क्या इसमें? एक और अकाउंटेंसी होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा, तीनों का डिफरेंस पढ़ लो ना, दोनों का क्यों पढ़ना है? बुक कीपिंग, इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट इज ए सेट ऑफ बुक्स एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज, इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बुक कीपिंग प्रोसेस। और अकाउंटेंसी क्या है बेटा, ये तो सारे प्रिंसिपल रूल्स वगैरह जो भी है ना वो नॉलेज है। बुक कीपिंग इट इज ए प्राइमरी स्टेज। बेटा जो बुक कीपिंग है वो पहली स्टेज है। पहली स्टेज कब की है? अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, दिस इज अकाउंटिंग। अब रिकॉर्डिंग से पहले आइडेंटिफिकेशन करना, ये करना, वो करना, मेजरिंग करना, ये सारी क्या है? बुक कीपिंग। तीसरे में है बुक कीपिंग इट डिपेंड्स ऑन करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अगर आपको बेटा करेक्ट रिकॉर्डिंग करनी है, अगर आपने बेटा जर्नल एंट्री बना दी, ठीक है, लेकिन जर्नल एंट्री ठीक नहीं करी, अभी जर्नल एंट्री खैर मैंने आपको सिखाया नहीं कैसे बनाते हैं, बट आपने बेटा रिकॉर्डिंग अगर ढंग से नहीं करी तो आपकी बेटा बुक कीपिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। बुक कीपिंग का मतलब अगर मैं एक समराइज करके बोलूं, सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स को रखना, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को बोलूं, बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो डे 1 से स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब स्टेप नंबर 1 से, आइडेंटिफिकेशन से, राइट। तो पहले 4 पॉइंट बुक कीपिंग ही है। तो बुक कीपिंग किसका पार्ट हो गया? अगर मैं यहां पे बोलूं, ये जो सर्कल है ना, दिस इज अकाउंटेंसी, ये है अकाउंटेंसी, और इसके अंदर छोटा सर्कल है, ये है अकाउंटिंग, और इसके अंदर एक बच्चा होगा, उसको क्या कहेंगे? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर ही होता है, ठीक है। अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, उसके अंदर ही होता है, और अकाउंटेंसी सबसे बड़ी है, यानी दिस इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज। क्लियर? तो एक बार ये डिफरेंस पढ़ लेना बेटा, क्या क्या है, कर लोगे आराम से। एक काम करो, पहले फिर आप इन दोनों का अंतर पढ़ो, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। एक बार वापस आना पेज नंबर 1.9 पे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी तो बेटा नॉलेज है, उसको अलग रखो आप। मेन अंतर आपने दो में क्लियर करना है, अगर एग्जाम में भी आएगा इन दोनों में अंतर आएगा, तीनों में अंतर कभी नहीं आता। किस किस के अंदर अंतर आएगा? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। पहला स्टेप क्या लिखा है स्कोप में, देखो एक बार। बुक कीपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इवेंट, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, recording them in the books of accounts and classifying them. Accounting in addition to bookkeeping is a process of summarizing the recorded transactions, events, interpreting them and communicating result therefore to the users। यानी इसने क्या लिखा है देखो, बुक कीपिंग आती है बेटा क्लासिफाइंग तक, क्लासिफाइंग तक यानी P&L अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना बेटा बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बना पाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बना पाएगा जिसके पास टेक्निकल स्किल्स होंगी, यानी बुक कीपिंग को जूनियर स्टाफ कर सकता है, अकाउंटिंग को जूनियर स्टाफ नहीं कर सकता। तो बुक कीपिंग में कहां तक के स्टेप रखे गए? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब लेजर्स। क्लियर हुआ इतना? यानी पहले स्टेप से लेकर क्लासिफाइंग तक बुक कीपिंग रखी गई। और अकाउंटिंग के लिए क्या लिखा गया? अकाउंटिंग क्लासिफाइंग के बाद स्टार्ट नहीं होती, अकाउंटिंग तो डे 1 से, स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट होती है। क्या लिखा देखो, अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग, यानी जो बुक कीपिंग के अंदर स्टेप है वो भी किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का ही पार्ट है। और फिर अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? जिसके अंदर बुक कीपिंग काउंट नहीं होती, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग। तो अकाउंटिंग स्टेप नंबर 1 से लेकर आखिरी तक है, बट बुक कीपिंग स्टेप नंबर 1 से लेकर कहां तक है? ओनली क्लासिफाइंग तक है। अब समझ में आ गया? पक्का? अगर आपको बोलेगा क्लासिफाइंग करना अकाउंटिंग नहीं है क्या? है। आपको बोलेगा रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग नहीं है क्या? है। आपको बोलेगा आइडेंटिफिकेशन करना अकाउंटिंग नहीं है क्या? है। अकाउंटिंग तो बेटा पहले स्टेप से ही है और लास्ट तक चलेगी, बट उसके बीच में स्टेप नंबर 4 तक क्लासिफाई करने तक बुक कीपिंग कहलाती है। समझ आ गया दोनों का पॉइंट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? उसके बाद क्या है? इट इज ए प्राइमरी स्टेज। बेटा ऑफ कोर्स ये तो स्टार्टिंग के पॉइंट है ना, प्राइमरी स्टेज। और वो कौन सी स्टेज होगी बेटा? सेकेंडरी स्टेज। और इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल अकाउंटिंग वहां स्टार्ट होती है जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है।
यानी एक्चुअल जो अकाउंटिंग है वो है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनानी। 11th क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ोगे आप, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाओगे। दैट इज द मेन अकाउंटिंग। बट मेन अकाउंटिंग करने का मतलब मैं ये नहीं कह सकता बेटा रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, रिकॉर्डिंग भी अकाउंटिंग का ही हिस्सा है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है बुक कीपिंग छोटा सर्कल, बट ये अकाउंटिंग के अंदर ही है ना। तो दिस सर्कल इज ए पार्ट ऑफ सेकेंड सर्कल, सेकेंड सर्कल इज ए पार्ट ऑफ थर्ड सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। बेटा अकाउंट बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बड़ा आसान है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। और उसका पार्ट क्या है? अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? दो ही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना। परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट और पोजीशन मतलब एसेट और लायबिलिटी। ये ऑब्जेक्टिव है बेटा अकाउंटिंग के। नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग बेटा डेली बेसिस पे करेंगे, कस्टमर डेली आएंगे तो ट्रांजैक्शन डेली रिकॉर्ड होंगी नहीं होंगी? होंगी। अकाउंटिंग डेली करेंगे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेली बनाएंगे क्या? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल में एक बार बनाया जाएगा। दिस इज नेचर ऑफ जॉब। परफॉर्मेंस बताना बेटा, इट इज रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म बाय नॉट सो ट्रेंड स्टाफ। नॉट सो ट्रेंड स्टाफ मतलब जूनियर, और अकाउंटिंग कौन करेगा? सीनियर स्टाफ। लेवल ऑफ स्किल्स, बुक कीपिंग के लिए स्किल चाहिए या अकाउंटिंग के लिए स्किल चाहिए? अकाउंटिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई आम व्यक्ति नहीं बना सकता, जिसके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स होंगी वही अकाउंटिंग कर पाएगा। बुक कीपिंग कोई भी कर लेगा। क्लियर? अब एनी डाउट? अब बेटा ये हो गए आपके, अब ये छोटे मोटे एक टॉपिक रह गया आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा रह गया आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक रह गया आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को करने के दो सिस्टम है बेटा, एक डबल अकाउंटिंग और एक सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। डबल एंट्री के अंदर हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, सिंगल के अंदर ओनली एक होगा। अब उसके मतलब क्या है और क्यों बनाए गए वो हमारा नेक्स्ट क्लास का हिस्सा होगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में 2 क्लास लगा ली बेटा, और फर्स्ट चैप्टर के अंदर दोनों क्लास में हमने मान के चलो 70% अपना सिलेबस खत्म कर लिया। अब 30% वो हमारा नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा, यानी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम कर देंगे खत्म। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा तो आपके कितने चैप्टर खत्म हो गए? 2। पहला भी खत्म और 5वां भी खत्म और दूसरा भी खत्म। आप कहोगे सर दूसरे में क्यों खत्म? दूसरे में है बेटा बेसिक टर्म्स। कैपिटल का मतलब क्या है, क्या आपको नहीं पता? लायबिलिटी का मतलब क्या है, पता नहीं? एसेट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? ये मीनिंग है बेटा। 90% मीनिंग तो मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में खत्म करवा चुका हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एक्रूड इनकम क्या है, एडवांस इनकम क्या है, ये सारे टर्म्स दे रखे हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो जब हम चैप्टर नंबर 2 को करेंगे तो 70-80% टर्म्स आपको पहले से आती होंगी। 20% जो टर्म्स हैं जो आपने आज तक पढ़ी नहीं वो पढ़ लेंगे बेटा एक क्लास में। तो चैप्टर नंबर 2 में ओनली एक क्लास लगेगी और पूरे के पूरा चैप्टर खत्म।